माझापुर गांव में एक छोटी सी बस्ती थी जहां पर रोहिणी अपनी माँ बाप और बहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह दिन भर समुद्र में मछलियाँ पकड़ती और शाम को उन्हें बाजार में बेचने जाती। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी रोहिणी की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी बस्ती के पास ये घना जंगल था जहाँ एक खूंखार सर्प का आतंक फैला हुआ था। माँ, आज दीदी को बहुत कम मछलियाँ मिली हैं, जिसकी वजह से हमारी कमाई भी बहुत कम हुई है। शाम के वक्त समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं, इसलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए जाती हूँ। ना ना बेटी, हम रूखा सूखा कुछ भी खा लेंगे, लेकिन इस वक्त तुझे उस खतरनाक रास्ते से नहीं जाने देंगे। अरे माँ, चिंता मत करो, तुम भी ना बस्ती के लोगों की बातों में आ जाती हो। आज के समय कहीं कोई अघोरी सांप भी रहता है क्या? मैं तो जा रही हूँ और कुछ ही समय में वापस भी आ जाऊंगी। शालिनी अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करके मछलियाँ पकड़ने के लिए चली जाती है। जंगल से गुजरते समय उसे झाड़ियों के पीछे सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही देर में शालिनी को अपने सामने एक भयानक सूरत दिखती है और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। माँ, काफी समय बीत गया, लेकिन मुझे घर में शालिनी नहीं दिख रही। रात हो चली है, इस वक्त उसे घर आ जाना चाहिए था। क्या ही बताऊं रोहिणी, वो तेरी मदद करने के लिए समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गई थी। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। क्या माँ, आपने उसे आखिर इस वक्त जाने क्यों दिया? रोहिणी बिना कुछ खाए तुरंत शालिनी को ढूंढने जंगल में चली जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद जब उसे शालिनी नहीं मिलती तो वो थक हार कर अपने घर वापस आ जाती है। पूरी रात शालिनी का परिवार उसका इंतजार करता रहता है। अगली सुबह बस्ती की एक औरत घबराते हुए रोहिणी के पास आती है। अरे ओ सुजाता, सुजाता, तेरी बेटी शालिनी के कपड़े जंगल में पड़े हैं और उसका शरीर। क्या? नहीं कमला, ऐसा नहीं हो सकता। सारे बस्ती के लोग जंगल की तरफ तेजी से जाने लगते हैं। जंगल पहुंचकर जब सुजाता अपनी बेटी के कपड़ों को खून से सना देखती है तो वो समझ जाती है कि अनहोनी घट चुकी है और अब उसकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। अरे ओ दुष्ट सर्प, मेरी इस मासूम सी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था भला? सुजाता अपनी बेटी के कपड़ों के पास फूट फूट कर रोती रहती है। 2 दिन बाद, माँ कुछ खा लो, अनहोनी को भला कौन टाल सकता है। अब हमें इस सच को अपनाना ही होगा कि शालिनी हमारे बीच से जा चुकी है। कुछ समय तक बस्ती में शालिनी की मौत का मातम छाया रहता है। सभी लोग शालिनी की मौत से इतना डर गए थे कि वह शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। अच्छा, तो इन बस्ती वालों ने अब मेरे डर से रात के वक्त निकलना भी बंद कर दिया। पर मैं भी देखता हूँ कि कब तक ये लोग मुझसे बचते हैं। किसी न किसी की बेटी से तो मैं शादी करके रहूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब शालिनी का परिवार उसकी मौत से थोड़ा बहुत उभर चुका था। देखो माँ, हमारी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। अरे वाह, अब तो मछलियाँ बेचना और मैं गाय का दूध बेचूंगी। इससे हमारे घर की आर्थिक रूप से थोड़ी मदद हो जाएगी। इतना कहकर सुजाता अपने घर के काम वापस करने लगती है। उनके घर की कुछ ही दूरी पर एक कुम्हार का घर था, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की अपनी माँ बाबा का इंतजार कर रही थी।
कितना वक्त हो गया है, माँ बाबा को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से उन्हें ढूंढ कर ले आती हूँ। कुम्हार की बेटी अपने माँ बाबा को ढूंढने उसी जंगल की ओर जाने लगती है। ओहो, आखिरकार मिल गया मुझे मेरा शिकार। अरे वाह गुब्बारा, लेकिन माँ ने उस जंगल की ओर जाने को मना किया था। छोड़ो, मैं बाबा से कहकर अपने लिए ऐसा ही नया गुब्बारा ले लूंगी। रोजी इतना कहकर वापस अपने माँ बाबा को ढूंढने जाने लगती है। अरे नहीं नहीं, इस लड़की को मैं बिना खाए नहीं जाने दूंगा। कितने दिनों बाद कोई इंसानी मांस मिला है। अघोरी सर्प रोजी को अपने जाल में फंसाने के लिए गुब्बारों की बारिश करने लगता है। ये देखकर रोजी खुद को काबू नहीं कर पाती और वह उस जंगल के अंदर चली जाती है। आखिरकार ये मूर्ख लड़की मेरे जाल में फंसी गई। अघोरी तेजी से रोजी की तरफ बढ़ता है और एक तेज चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। रोजी बेटा देख, मैं तेरे लिए पपीता ले आई हूँ। तूने कहा था ना, अब जल्दी से आजा बाहर। कुछ समय तक आवाज लगाने के बाद जब रोजी कमरे से बाहर नहीं आती तो कमला अपनी बेटी को ढूंढने अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर रोजी नहीं थी। ये देखकर कमला घबरा जाती है और बाहर आकर वो सुजाता से पूछती है, बहन क्या मेरी रोजी आपकी रोहिणी के साथ बाजार गई है? पता नहीं कहाँ चली गई वो, मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया है। नहीं कमला, रोहिणी तो अपने बछड़े को लेकर खेतों में गई हुई है, लेकिन कुछ समय पहले मैंने रोजी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। हे भगवान, इतना अंधेरा हो चुका है, कहीं ये लड़की उस जंगल की ओर तो नहीं चली गई। कमला और सुजाता रोजी को बस्ती के आसपास के इलाकों में ढूंढने लगते हैं। जहाँ कहीं भी रोजी खेलने जाया करती थी, उन सब से पूछने के बाद जब उन्हें रोजी का कुछ पता नहीं चला तो थक हार कर कमला और सुजाता घर वापस आ जाती हैं। ये क्या हो गया भगवान, हमारी बेटी कहाँ चली गई? कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अरे ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए, हम इंतजार करते हैं। हो सकता है सुबह तक हमारी बेटी सही सलामत आ जाए, शायद वो अपनी किसी सहेली के घर पर रुक गई हो। कमला ने अपनी दिल की तसल्ली के लिए ये तो बोल दिया था, लेकिन मन ही मन उसे अपने पति की बातें भी सही लग रही थी। सुबह होने पर रामू काका भागते हुए कमला के घर आता है और हुआ भी वही जिसकी कल्पना राजेश ने पहले की थी। उसकी बेटी के भी कपड़े जंगल में खून से सने हुए पड़े थे और शरीर गायब था। मेरी बच्ची रोजी, इस मासूम को मारते वक्त उसे जरा भी तरस नहीं आया। गांव वालों, अब हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली सर्प क्यों ना हो, हमें उसे मारना ही होगा, वरना ये पूरा का पूरा गांव ही शमशान बन जाएगा। कमला बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी अपनी एक बेटी को खो दिया। इससे पहले वो सर्प एक एक करके हम सबको अपना शिकार बनाए, हम सब बस्ती वालों को मिलकर उसको मारना होगा। ये सुनकर सभी बस्ती वालों के मन में उस सर्प के प्रति गुस्सा फूट पड़ा और वह सभी लोग उस सर्प को मारने का ठान लेते हैं। इधर दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान रोहिणी अपने बछड़े के साथ खेत के बीच बनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी हुई थी। रामू, लगता है आज रात हम दोनों को यहीं रुकना पड़ेगा। अगर घर गए तो कहीं उस जंगल का सर्प हमें ही अपना शिकार न बना ले। मैं ये काम करती हूँ, तेरे लिए आग जला देती हूँ ताकि कोई भी जंगली जानवर तेरे पास न आ पाए।
रोहिणी आग जलाकर अपनी झोपड़ी में बेफिक्र होकर सो जाती है, क्योंकि आज उसने खेतों में बहुत काम किया था। दूसरी तरफ जंगल में तेज तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल गूंजने लगा। अघोरी सर्प उस समय अपने शिकार पर निकला हुआ था, लेकिन ये खौफनाक तूफान देखकर वो भी डर गया और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में वह रोहिणी की झोपड़ी के पास आ गया। तेज हवाओं की वजह से आग बुझ चुकी थी। अरे वाह, मैं तो यहाँ छुपने आया था, लेकिन यहाँ तो शिकार मेरा खुद ही इंतजार कर रहा है। इसे मजे में खाकर आज यहीं सो जाता हूँ। इतना कहकर सर्प उस बछड़े को निगल जाता है। दूसरी तरफ रोहिणी झोपड़ी में सो रही थी, तभी बारिश और तेज हो जाती है और उसकी झोपड़ी से पानी टपकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश होने लगी। पता नहीं मेरे रामू का क्या हाल हुआ होगा। वो तो बेचारा बारिश में पूरी तरह भीग गया होगा। रोहिणी जल्दी ही झोपड़ी से बाहर आकर रामू को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ खाली रस्सी ही लगती है। हे भगवान, ये शैतान भी ना, पता नहीं इस रस्सी के फंदे से निकलकर ये कहाँ चला गया। अब इस अंधेरे में इसे कहाँ ढूंढूं मैं। रोहिणी को लगा शायद उसका बछड़ा बारिश से बचने के लिए रस्सी तोड़कर भाग गया है, इसीलिए वो बछड़े को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। तभी उसे पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। रात के अंधेरे में वो ठीक से नहीं देख पाती और उसे लगता है कि शायद वह उसका बछड़ा होगा और वो रस्सी को सांप के गले में बांधकर उसे चिल्लाते हुए कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे क्या लगा था तू यहाँ चुपचाप बैठ जाएगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। अगर फिर कभी मुझे परेशान किया तो जहर दे के मार दूंगी। चल अब चुपचाप घर चल, मुझे भी तुझे बस में करने के लिए बहुत सारे जादू टोने आते हैं। ये लड़की तो बड़ी बहादुर है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। अच्छा है, ये मुझे अपना बछड़ा समझकर घर ले जाएगी और उसके बाद मैं रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मैं इसके पूरे परिवार को खा जाऊंगा। रोहिणी की ये बातें सुनकर और उसकी बहादुरी देखकर सर्प भी उससे डर जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रोहिणी उसे ले जाकर पेड़ के पास बांधकर अपने घर सोने चली जाती है। अगली सुबह जब बस्ती के लोग देखते हैं कि मोहिनी के घर के बाहर पेड़ पर वही सर्प बंधा हुआ है, तो ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया? ये सूरज की रोशनी मुझे कमजोर बना रही है। इससे पहले ये सर्प यहाँ से भाग जाए, हमें उसे जल्द ही मारना होगा। इस दुष्ट को जीने का कोई हक नहीं है। अगर ये जीवित रहा तो पूरी की पूरी बस्ती कब्रिस्तान बना देगा। कमला की बात बस्ती वालों को सही लगती है और वो अपने अपने घरों से हथियार लेकर उस सर्प को खत्म कर देते हैं। रोहिणी ये सब शोर सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ? आप सब लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? रोहिणी, हमें मालूम नहीं था कि तू इतनी बहादुर है। तूने तो वो कर दिया जो पूरी बस्ती में कोई नहीं कर सका। मैंने क्या किया चाची? मैं तो बस अपने बछड़े को पकड़कर घर लाई हूँ। लेकिन जब रोहिणी की नजर पेड़ पर पड़ी तो वो भी देखकर चौंक गई और उसे समझ आ गया कि क्यों कल रात उसे रस्सी को खींचने में इतनी ताकत लग रही थी। अब सभी बस्ती वाले उस सर्प के आतंक से मुक्त हो चुके थे और बस्ती वालों ने रोहिणी को अपनी नई मुखिया बना दिया था। रोहिणी ने उन्हें सच बताने की काफी कोशिश की, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थोड़ी ही समय बाद उड़ते उड़ते ये खबर सेठ के बेटे तक जा पहुंची। सेठ का बेटा कयाल, जो कि परदेश से पढ़कर अपने पिता के कामों में अब हाथ बटाने के लिए गांव आया हुआ था, जब उसने मोहिनी की इतनी तारीफ सुनी तो उसे भी रोहिणी से मिलने का मन किया। एक दिन की बात है। क्या बात है पिताजी?
आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ कयाल बेटा, पड़ोसी गांव में मेरा एक मित्र रहता है। कुछ ही समय पहले उसके गांव में सर्पों का आतंक फैल गया है। समझ नहीं आ रहा ये सब अचानक कैसे हो गया। अभी कुछ ही समय पहले तो हमारे सर के ऊपर से सर्पों के डर का साया उठा है। पिताजी, आपने रोहिणी के बारे में तो सुना ही होगा। क्यों ना उसी को हवेली में बुला लिया जाए इस मामले को हल करने के लिए। आखिर उसने ही तो इस गांव को उस खौफनाक सर्प से आजाद किया है। सेठ को अपने बेटे की बात सही लगती है और वो अपने सिपाही को रोहिणी के घर भेजता है। रोहिणी बिटिया, हमारे सेठ जी ने कल तुम्हें अपनी हवेली पे बुलाया है। क्यों चाचा, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे नहीं नहीं बिटिया, उन्हें तो बस तुम्हारी मदद चाहिए। इतना कहकर सिपाही चला जाता है, लेकिन रोहिणी का तो गला सूख गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सेठ को उसकी मदद की जरूरत पड़ी। अगले दिन रोहिणी जल्दी से उठकर सेठ की हवेली जाती है और वहाँ पर सेठ उसे सारी बात बताते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है रोहिणी कि तुम मेरे मित्र के घर वालों की परेशानी का हल जरूर निकाल लोगी। कल ही तुम उनके गांव के लिए रवाना हो जाना। ये सुन के रोहिणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये समस्या का वो हल कभी नहीं निकाल सकती। वो सीधे घर जाकर अपनी गाय पर चिल्लाते हुए कहती है, तेरे बेटे की वजह से ये सब हुआ है। अगर वो उस दिन झोपड़ी से भागता नहीं तो मैं कभी इस मुसीबत में फंसती ही नहीं। ये सुनकर उसके पास में बैठी उसकी माँ गुस्सा होते हुए बोली, रोहिणी, इसमें उस बछड़े की क्या गलती है? वो तो बेचारा उस दुष्ट सांप का शिकार बन चुका है। अब तुझे अगर मौका मिला है खुद को काबिल दिखाने का तो तू पीछे मत हट। माँ, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, लेकिन जब मैंने इस सर्प को मारा ही नहीं तो भला मैं कैसे सेठ के मित्र की मदद करूँ? रोहिणी रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन वो चुपके से उस सांप के शरीर को एक बोरे में भरती है और दूसरे गांव के जंगल के पास उसे दफनाने ले जाती है। सारा किया धरा इस सांप का है। इसके शरीर को दफना कर मैं सेठ को जाकर सब सच बता दूंगी कि मैंने इसे नहीं पकड़ा था। रोहिणी काफी देर तक एक गड्ढा खोदती है और उसमें उस सर्प को दफनाने लगती है। उसे ऐसा करते हुए एक सांप का जोड़ा देख लेता है। अरे अरे नागेश, वो देखो, ये लड़की कितनी बहादुर है। इसने तो हमारे नागराज को ही खत्म कर दिया। अगर इसने हमें देखा तो हमारा भी वही हाल कर देगी जो नागराज का कर दिया है। हाँ हाँ नागेश्वरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें जल्द ही इस गांव को छोड़कर अपने जंगल वापस लौट जाना चाहिए। इतना कहकर उन सर्पों की टोली उस गांव को छोड़कर चली जाती है और रोहिणी भी अपना काम खत्म करके सेठ की हवेली जाने लगती है। अगर मैं ऐसे धूल मिट्टी में सनी हुई सेठ की हवेली गई तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, पहले घर जाकर नहा लेती हूँ, फिर सेठ के घर पर जाती हूँ। रोहिणी अपने घर जाती है, लेकिन उसके घर आते ही जोरों की बारिश होने लगती है, इसीलिए वो सेठ की हवेली नहीं जा पाती। अगले दिन आपके मित्र की चिट्ठी आई है। लगता है मेरा मित्र मुझसे नाराज हो गया। लेकिन सेठ ने जैसी ही चिट्ठी पढ़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुजाता को अपनी हवेली में बुलाया। सुजाता, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल कर दिया। कल उसे हवेली में ले आना, हम उसे कुछ तोहफा देना चाहते हैं। जी सेठ जी, ये हमारा सौभाग्य होगा। सुजाता खुश होकर घर आती है और अपनी बेटी को सारी बातें बताती है। रोहिणी अब और भी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोचती है, अरे अरे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर सेठ को क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मुझे इनाम दे रहे हैं?
बेचारी रोहिणी को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो डरते डरते हवेली पहुंची। उसे देखकर सेठ का बेटा तो पूरी तरह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। सेठ ने रोहिणी को 1000 सोने की मुद्राएं देते हुए कहा, रोहिणी, मुझे पता था तुम मेरे मित्र की सहायता जरूर करोगी। उसने मुझे कल ही संदेश दिया है कि उसके गांव से पूरे सर्पों की टोली जा चुकी है। क्या सर्पों की टोली जा चुकी है? रोहिणी को कुछ समझ नहीं आया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। ना तो मैंने सर्प को पकड़ा और ना ही मैं सेठ के मित्र के गांव गई। फिर ऐसा क्या हुआ जो वो सर्प गांव छोड़कर चले गए? ये सारी बातें उसके पास खड़ा सेठ का बेटा सुन लेता है। क्या अगर तुमने ये सब नहीं किया तो क्या ये सब अपने आप हो गया? रोहिणी कयाल को देखकर डर गई और उसने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे कह सुनाई। कयाल उसकी ईमानदारी से और भी प्रभावित हुआ और बोला, अरे अरे तुम डरा मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी पिताजी को नहीं बताऊंगा। जो हुआ उसे छोड़ो और घर जाकर इन सोने की मुद्राओं से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोहिणी खुशी खुशी अपने घर आती है, लेकिन दूसरी तरफ कयाल रोहिणी के ख्यालों में डूबा था। वो जाकर अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपने कहा था ना कि मैं जल्दी ही अपने लिए कोई लड़की देख लूं। हाँ हाँ, तो क्या तुमने देख ली? हाँ पिताजी, मैंने अपने लिए लड़की देख ली है। मैं रोहिणी से शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत ही भोली, ईमानदार और सच्ची है। उसके जैसा जीवन साथी पाकर मैं बहुत खुश रहूँगा। सेठ भी अपनी इकलौते बेटे की बात मान जाता है और उन दोनों के रिश्ते की बात सुजाता से करता है। अरे सेठ जी, नेकी और पूछ पूछ, आपके बेटे से शादी करके मेरी रोहिणी के तो भाग्य खुल जाएंगे। और इस तरह से हमारी मछली पकड़ने वाली रोहिणी अब सेठ की बहू बन चुकी थी।